ऑफिशियली लेटर जारी करके ईरान के पास फील्ड पर जो हुए हमले की मजम्मत कर दी है कि हमला ठीक नहीं है। अब ये इसको कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि अभी ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है और बताया ये जा रहा है कि इतने बड़े बड़े अटैक हैं कि उसके वजह से जो है कई जगहों पे आग लग गई है, यानी यहाँ पे बड़े जगहों पे यहाँ और लगातार हमले, यहाँ पे यूएई, कतर, सऊदी जगहों पे आग भड़क गई है और हमले लगातार जारी हैं। तो ये आप देखिए, और ईरान ने चूंकि कहा था कि हम बख्शेंगे नहीं, अब अगर हम पे तेल पे करोगे तो हम तुम्हारे पे करेंगे। ऐसे में यूएई का ये बयान कितना अहमियत का हामिल है राशिद साहब, ये जो बयान आया है? ये बयान जो हुआ आया है ये अमेरिका के इशारे पे आया है मुमताज भाई, कि तुम निंदा करके इस चीज की अपने आप को सेफ रखो, ताकि तुम जो, क्योंकि यूएई के अंदर ज्यादातर फैसिलिटीज अमेरिका की है। यूएई का अपना क्या है, उनकी खाली जमीन है, कमा तो रहा है अमेरिका वहां से, सारी फैसिलिटीज अमेरिका की है, नुकसान होगा अमेरिका का होगा। तो बोल दिया है एक निंदा कर दो तुम, ताकि हमारा बचा रहे उस लेटर की आड़ में। मुमताज भाई, अभी तक हम लोग एक बात करते थे, आज उसको एकदम क्लियर कर लीजिए, इधर या उधर। आप देखिए, हम लोग बात करते थे कि कहीं ना कहीं से इनकी खामोशी अरब देशों की ईरान के सपोर्ट है, हम लोग ये बात करते थे। लेकिन आज भी जब ईरान अमेरिकन फैसिलिटीज में अटैक करता है तो आयरन ड्रोन जो होते हैं इनके इनके मुल्क के, वो ईरान की मिसाइल को और उनके ड्रोन को गिराते हैं। ये रोक रहे हैं क्यों? इस सवाल का जवाब कोई अरब देश नहीं दे सकता। भैया, अगर वो उनका जो एयरबेस है, अगर उसका डिफेंस सिस्टम उसको रोके तो समझ में आता है। आप अलग क्यों रोक रहा है? आप अनाउंसमेंट, आप रिलीज करते हो कि इतने अटैक किए, इतने मिसाइल और इतने हमने इंटरसेप्ट किए, इतने ड्रोन हमने इंटरसेप्ट किए। आपने क्यों किए? उनको आप करने दो। आप तो कहते थे कि आप अपना आसमान इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अभी आप मैप खोल के देख लिए, सऊदी अरब के आसमान के ऊपर से जाते हैं इन लोग, सऊदी अरब के आसमान के ऊपर से जाते हैं, जाकर के अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर। और सऊदी अरब ने कहा था ना अपनी जमीन देंगे ना आसमान देंगे। तो मुमताज भाई, इनको इजराइल जूते से मारे, इनको अमेरिका लात से मारे। अभी इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीजें इनकी आ रही हैं, खुल के क्यों नहीं खंडन कर देते? खाली एक ही न्यूज का खंडन किया था उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स की, बस। उसके अलावा जितनी चीजें और आ रही है कोई खंडन नहीं हो रहा उसका, खामोश बैठे हुए। थोड़ा देखिए, ऐसा है, आप जो बात कर रहे हो, अभी आपने कहा यूएई का एक बयान आया, आपने क्या कहा कि ये अमेरिका दिलवा रहा है, आप ही ने कहा, ठीक। जब बयान तक अमेरिका दिलवा सकता है तो अमेरिका हमला कैसे नहीं करवा सकता? और फिर जब आप ये कहते हो कि भाई ये सब शिकंजे में है, भाई इनके ये इनके हाथ में कहाँ है कोई चीज? ये क्यों आप नहीं समझ रहे? भाई इनके हाथ में ना इनका अपना एयर डिफेंस है, ना दूसरा है। भाई इनके चलाने वाले थोड़ी, चलाने वाले कौन है आप ये बताइए? यूज करने वाले कौन है? पायलट कौन है यहाँ पे? इंचार्ज कौन है इसका यहाँ पे, जो इनका भी है? और ईरान इसीलिए तो इन पे हमले कर रहा है। ईरान क्यों इन पे हमले कर रहा है? आप ही वही बात करते हो। फिर आप भाई सवाल देखिए, मैं क्लियर कर देता हूं, मैं कभी कोई बराबर या उस तरीके की बात नहीं करता हूं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कोई बड़ा ज्वाइंट वेंचर चला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें हालात तो समझनी पड़ेगी ना। वो एक फिल्म हमने देखी थी तो उसमें महारानी बोल रही थी और ऐसा लग रहा था वो राजा साहब थे, वो कौन से वो जिसमें दारा सिंह वो बनते हैं, मर्द फिल्म में वो महारानी जो है वो दारा सिंह के खिलाफ, वो कोई थे उनके खिलाफ बोल रहे थे, दारा सिंह हैरान थे। और जब दारा सिंह चले गए तो मालूम हुआ पीछे खड़ा यहाँ बंदूक लगाए हुए था कि तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, जब ऐसी चीज है, मैं कभी कोई, देखिए हम तो ये मान ही रहे हैं कि सबको शिकंजे में लिए हुए है अमेरिका, और इसी की तो लड़ाई है। भाई आजादी क्यों कहा जा रहा है कि ईरान अपनी आजादी की नहीं,
मिडिल ईस्ट की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, क्यों कहा जा रहा है भाई? क्यों कहा? तो हम बात देखिए, हम कोई उनको भाई हमारा क्या उनसे कोई मैं बिजनेस थोड़ी वहां कर रहा हूं कि मैं कोई उनकी खुशामद कर रहा हूं, ना मेरा कोई, लेकिन मैं सिचुएशन बता रहा हूं कि ये सिचुएशन है। तो बहरहाल मैं कोई उसमें वो नहीं कर रहा हूं, ये सिचुएशन है। और देखिए अमेरिका बार बार, हम इंडिया मीडिया पे भी अगर देखो, इंडिया मीडिया पे कल मैं एक प्रोग्राम में मुझे बुला लिया और काली ईद और मीठी ईद, अरे ये क्या हुआ, एक टॉपिक जो है और शिया सुन्नी, हमने उसको तोड़ के रख दिया। हमने कहा बिल्कुल ये नहीं है, हरगिज ये नहीं है, ना कोई काली पीली नीली हरी सब कुछ नहीं, ईद ईद होती है, लोग नमाज पढ़ेंगे और नजर होती है, सो वहीं पर नजर दी जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, जिस तरीके से लोग हुड़दंग करते हैं, सड़कों पे डेग लगा लेंगे, और नाच गाना करते हैं, ये तो इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। वो तो, और फिर जिसके यहाँ शहादत होती है, मौत होती है, लोग उसको ताजियत भी पेश करते हैं। उसके यहाँ कुछ लोग जो है खाना भी बेचते हैं, ये हमारे यहाँ की रवायत है कि किसी के यहाँ अगर पड़ोस में मौत हो गई या मोहल्ले में मौत हो गई तो क्या तरीका है कि भाई उसके यहाँ चूल्हा न जला होगा, उसके यहाँ तो आप दे करके आओ, आप जाके, यही तो है हमारे यहाँ की रवायत। तो इसलिए इस तरह की चीजें हैं, हमें बतानी पड़ेगी, हमें जो है कैसे तफरका न पड़े, कैसे अमेरिका, अब जैसे आज जनरल मुनीर क्या कहता है कि हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में लड़ाओ, और कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर उसको जो है फॉलो करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आप बताइए किसकी मदद हो रही है, किसकी मदद हो रही है? क्या पाकिस्तानी एजेंडे की मदद नहीं हो रही? तो उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो काम तो 14 साल चल ही रहा है, 12 साल से वो तो काम हो ही रहा है। मैं राशिद साहब वही कह रहा हूं कि जो काम अमेरिका कई वर्षों से कर रहा है, अब हमें उससे पर्दा उठाना पड़ेगा, हमें दूसरों की थोड़ी सी मजबूरियां भी समझनी पड़ेंगी, हमें सिर्फ कोसते रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा से हमें हालात को समझना पड़ेगा। बहरहाल तो यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट कर ले। यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं, एक मिनट, यहाँ पे जयदीप साहब ने एक अपडेट दी है, इजराइल के उत्तर से घायल सैनिकों को लेकर रामबान अस्पताल जा रहा है हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यहाँ पे ये देखिए जयदीप साहब का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के कारण गैसोलीन में भारी वृद्धि को देखते हुए एसएएस कंपनी अप्रैल में 1000 उड़ानें रद्द करेंगी। यहाँ पे देखिए, और मैं आपको बता दूं श्रीलंका में भी वहां पे वीकेंड कर दिया गया है, वहां पे छुट्टी की जाने लगी है, वहां पे भी हालात के पेश नजर कि साहब आप कम आइए, हफ्ते में 2 दिन आप घर पे रहिए, कोई जरूरत नहीं है। और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की तरह वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाए कुछ मुल्कों में, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पे सऊदी से यहाँ पे एक अली जमन है कोई, उन्होंने लिखा है कि सऊदी से हमारे एक रिश्तेदार का फोन रियाद से आया, उन्होंने कहा कि मोबाइल पे अलर्ट लगातार आ रहा है कि आप लोग सुरक्षित जगह पर जाइए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे हालात जो है वो कशीदा है, जेट ईंधन की कीमतें 10 दिनों में 2 गुनी हो गई हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो जी मैं आ रहा हूं, यहाँ पे एक और खबर जयदीप साहब दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और आईओएफ के बीच चल रही जंग में दोपहर में 8 सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। तो जंग जो है देखिए बहुत तेजी से फैल रही है। और एक चीज और कहता चलूं कि जो बात आप राशिद साहब कह रहे हैं वो शिकायत अली लारी जानी साहब की थी, और उन्होंने जो बात आपने कही, उन्होंने 6 पॉइंट्स में उसको कहा था, और ये भी कहा था कि ज्यादातर मुल्क जो है वो हमारे साथ खड़े नहीं है, और उन्होंने ये कहा था कि आप आज तय कीजिए कि किसके साथ है। लेकिन मैंने भी इसमें से पहलू निकाला, देखिए मैं अदीब हूं, मैं जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक अदीब भी हूं, लिटरेरी पर्सन हूं, मेरे 2 नॉवेल है, मैंने नॉवेल पे ही काम किया है, मैं बड़ा पीछे की बात समझता हूं। ये कहने से मतलब उनका ये था कि तमाम मुस्लिम ममालिक को कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि अब आप खोल से बाहर आ जाइए, अब डरने की जरूरत नहीं। अली लारी जानी ये कह रहे थे उनसे दरअसल खुतूत में। देखिए हम लोग तो वो है राशिद रिजवी साहब
कि चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आपने तो दुआ में जो है बातें पहुंचाई, पैगामात पहुंचाए दुआ में, यानी दुआ कराते थे और लोग उनके चाहने वाले समझ जाते थे कि क्या चाहते हैं मौला, क्या चाहता है हमारा इमाम। तो ये चीजें भी हमें। जी अब्दुल वाहिद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अब्दुल वाहिद साहब देखिए, ऐसा है कि ईरान के फारस गैस फील्ड पर इसराइल के अटैक के बाद आज जो है शाम में तकरीबन भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 बजे के आसपास जो है अटैक इसराइल ने किया था। उसके बाद ईरान ने वार्निंग जारी की कि मैं इसराइल और आसपास के जितने अरब ममालिक हैं उन सबके गैस और ऑयल फील्ड पर अटैक करूंगा और इसलिए वहां से लोग दूर हट जाएं। तो उसके बेस पर मुझे लगता है ऐसा कि यूएई ने एक कंडेमनेशन का लेटर इशू किया होगा, क्योंकि यूएई के पास बहुत गिने चुने उसमें है मामला। यूएई के पास ऑयल का उतना बड़ा फील्ड नहीं है कि वो जो है उसकी मईशत उस पर चले। तो यूएई बहुत ही एक वल्नरेबल जो है पोजीशन में है। और दूसरे सऊदी अरब वगैरह इनके पास जो है, आप देख लीजिए कि एक मामूली वो जो लिफाफा वगैरह भी होता है इनका जिसमें लेटर दिया जाता है, वो भी विदेश का बना हुआ होता है, तो इनके पास वो भी नहीं है फैक्ट्री। तो ये जो है सूरत हाल उनकी वो जो है बिल्कुल जो बात आपने कही है, ये लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं उस मामले में टेक्नोलॉजिकली। अब आप बताइए कि ईरान के अंदर बहुत सारे भारत के स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फ़िक़्ह हनफी पढ़ाई जाती है, बताइए आप। उस पर रिसर्च के लिए जाते हैं भारत के बहुत सारे स्टूडेंट। ये इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट अरब वर्ल्ड के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, बताइए आप। तो ये जो है लम्हे फिक्रिया है। तो अब जो है तो अब उन सब जो है, तो मैं तो उनके लिए एक ही लफ्ज है कि ये वो बेचारे हैं। अब उनके पास अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड ऑयल वगैरह आ गया, गैस वगैरह आ गया, बेचारे जो है अचानक जो है ऊंटों से सीधे लिमोजिन पे आ गए बेचारे। तो अब जो है वो बीच वाला गैप नहीं मिटा, तो वो सब जो है बेचारे अब वो कहीं दोबारा ना आ जाए ऊंटों पे, तो ये डर रहता है बेचारों को। तो वो जो है प्लीज जो है थोड़ा सा उन पे रहम किया जाए। जी मैंने क्या कहा कि सारी बातें आनी चाहिए, और जब ये सवाल उठते हैं, जैसे राशिद साहब ने कहा, तो राशिद साहब जैसे हमारे व्यूवर भी बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है। और फील्ड में इसी तरह की बातें चल रही हैं। मैं तो आज एक देख रहा था, अभी सोशल मीडिया पे था, कि वो मोहम्मद बिन सलमान की फोटो लेकर के उस पर जूता जो है उमार रहा था, और वहां पे कोई दूसरा दौड़ा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने जो है गाली दी, और वो कोई शिया नहीं था, वो अरबी था जो। तो ऐसी चीजें हैं। और आपको बता दें, एक और खबर आई है, एक और खबर आई है कि तुर्की में मीटिंग चल रही थी पार्लियामेंट में, तो वहां औरतें पहुंच गईं, और औरतों ने जो जा करके वहां पे अपने स्कार्फ और इस सब फेंका है कि तुम पे लानत है कि माह रमजान में मस्जिद अक्सा बंद है और तुम लोग बैठे हो यहाँ पे मीटिंगें कर रहे हो, शर्म नहीं आती। तो ये देखिए कि औरतें मैदान में उतर रही हैं। आप इसको ये मत समझिए, देखिए ये अंदरूनी तौर पे अवाम में बहुत गुस्सा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अवाम में बहुत बेचैनी है, मस्जिद अक्सा बंद। मुमताज भाई कि आज बहुत सारे जो है इवन सुन्नी वर्ल्ड के अंदर ये सब बातें हैं कि शायद फलस्तीन दोबारा आजाद ईरान के जरिए हो। इस तरह की भी बातें हैं कि ईरान ही जो है इस वक्त शायद जरिया बने फलस्तीन को एक बार जो है दोबारा आजाद कराने का। अल्लाह ताला तौफीक दे। जी मैं एक और तजिया सुन रहा था राशिद रिजवी साहब, और बड़ा अच्छा, और वो तो आम हो गई बात और बड़ा अच्छा हुआ। उसमें ये था कि जिस तरह के हालात इजराइल और अमेरिका पैदा कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि मौके का फायदा उठा करके और वो बैतुल मुकद्दस पे, मस्जिद अक्सा पे अटैक कर दें और उसको तबाह करने की कोशिश करें। ये भी जो है कि वो मौके का फायदा उठाकर, लेकिन हालात बन नहीं पा रहे। देखिए मैं आपको बताऊं कि वो एक्सपोज हो रहे हैं बार बार, और ये एक्सपोजन में भी देखिए जो एक्सपोज हो रहे हैं इसमें ईरान का हाथ नहीं है, बल्कि यही मुस्लिम ममालिक वहां के लोगों का हाथ है कि वो इसको जो है एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये भी भाई मोसाद को किसने पकड़ा वहां पे अरब में? अरब की हुकूमत ने पकड़ा। ईरान की हुकूमत ने तो कहा नहीं था, वो मोसाद के आदमी कौन मानता? तो इसी तरीके से
टर्की ने कहा कि नहीं, ये जो अटैक हुआ था हम पे बेसिस पे, ये ईरान ने नहीं किया। तो कई तरह की इस तरीके की चीजें बहरहाल आई, लेकिन जहां जहां ईरान ने किया है, वार्न करके किया है, बता के किया है कि हम मारेंगे इस पे हमला करेंगे। तो ये भी हमें जो है समझना चाहिए। यहाँ पे आ रही जयदीप सिंह मुंदरा साहब ने दिया है कि अर्दगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज यहाँ पे रजब तैयब अर्दगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र जिसने सत्ता हथिया ली है, जो खुद को दीगर मनुष्यों यानी इंसानों से अपने आप को आला समझता है, अजीम समझता है, हमारे हल्के इलाके को यानी क्षेत्र को धीरे धीरे तबाही की ओर धकेल रहा है। तो अब ये देखिए, ये इस तरह के बयानात आ रहे हैं, लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो ये चीजें, लेकिन राशिद साहब चलिए हम मान लेते हैं थोड़ा से अगर ईरान के अंदर आए, क्या ईरान के अंदर आपको लग रहा है कि किस तरह की तैयारी वहां पे आपको नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि ईरान, चूंकि ईरान तो कह रहा है कि हम 2 साल तक लड़ सकते हैं, 3 साल तक लड़ सकते हैं, हाँ, जान की कोई परवाह नहीं, एक मरेगा दूसरा हम बेच देंगे। मुझे तो आज मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैदान करबला में एक के बाद एक इजाजत लेते थे और जाके शहीद होते थे, जंग लड़ते थे, फिर दूसरे आते थे, वो इजाजत लेते थे, फिर शहीद होते थे। तो मुझे ईरान में ऐसे ही लग रहा है कि एक कमांडर आता है और गोया की इजाजत उसको मिलती है, वो कमान संभालता है, जंग लड़ता है, शहादत देता है, दूसरा फिर आ जाता है। राशिद साहब, क्या आप देख रहे हैं? अगर इसको थोड़ा से हमें लोगों को अब ईरान के अंदर की अगर थोड़ी सी बात कर लें, इसके लिए हम आपको लेके जाएंगे 1979 में, 1979 जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो पहली पार्लियामेंट बनी थी, प्रधानमंत्री हुए थे, और उसी ड्यूरेशन में, उसी वक्त अमेरिका ने हमला करके 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मरवा दिया था 79 में। तो आप ये सोचिए कि 79 में 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिकार हो गए थे जब नया देश बना था, और आज आप 2026 में आ गए हैं, और जहां पर इतनी मिसाइलें हो गई हैं, इतने ड्रोन हो गए हैं, इतने जियाले हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि डर जाएगा ईरान? जब तब नहीं डरा जब उसके पास कुछ नहीं था। आज तो उसके पास कम से कम मिसाइल पावर है, और इस जंग को सपोर्ट करना मजबूरी है चाइना की। और जैसे जैसे वक्त आएगा ये खुल के सामने आ जाएंगे। अभी ये बचना चाह रहे हैं खुल के आने से, क्योंकि अभी ये और गंदगी करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि वो अभी खाली यहीं पे बैठा रहेगा ईरान के चक्कर में। उसने जिस तरह से क्यूबा के लिए कहा है, खाली एक स्टेटमेंट वो ग्रीनलैंड का और दे दे, फिर आप देखिए चाइना खुल के आ जाएगा। क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर एक स्टेटमेंट देने का मतलब मुमताज भाई ये हो जाएगा कि ये यूरोप कंट्री और यूरोपीय यूनियन इनके साथ खड़े नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। आज यूरोपीय यूनियन, यूरोप कंट्रीज क्या कह रहे हैं? आज नाटो क्या कह रहा है? नाटो आज ये कह रहा है कि ये लड़ाई मतलब कोई नैतिकता वाली लड़ाई नहीं है। ये हम इनके कहने पर चले गए इराक में, हम इनके कहने पर चले गए लीबिया में। आज उन देशों का क्या हाल है? हमारा संगठन जो बना था, जर्मनी का चांसलर बोल रहा था कल कि जो मेरा संगठन बना था उसका काम था रक्षात्मक के लिए, कि अगर किसी देश में तानाशाही हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, वहां की आवाम के साथ दिक्कत हो रही है, तो हम उनकी रक्षा के लिए जाएंगे। हम कहीं रिजीम चेंज करवाने के लिए हमारा संगठन नहीं है, नहीं हमारे क्लॉज में है कि हम जाकर कहीं रिजीम चेंज करवाएंगे। उसके बाद भी हमने किया, इराक में किया, हमने गलत किया, लीबिया में किया, हमने गलत किया। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये कोई भी यूरोप कंट्री इनके साथ अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहती।
क्योंकि ये ऑलरेडी गंदा हो ही चुका है हर तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, नैतिक तरीके से, हर तरीके से ये गंदा हो चुका है। और ये अमेरिका में बिल्कुल अलग ऐलान बातें हो चुकी हैं, खुल के बात हो गई है कि ये इजराइल की प्रॉक्सी बन के काम कर रहा है। इसको इजराइल की प्रॉक्सी कह रहे हैं। हम लोग कितने पेपर का नाम जानते हैं, हम लोग कितने पोर्टल का नाम जानते हैं अमेरिका में? रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बस। और भी तलाश करेंगे एक दो और मिल जाएंगे। 50 पेपर हैं, छोटे मोटे मीडियम साइज के, हर तरीके के। अभी हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ 2 ही पेपर बड़े हैं इधर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, 3 तक आप रह जाते हैं। इसी मुल्क में नवभारत टाइम्स भी है, इसी में आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, हिंदी के, मराठी के, मलयालम के, तमिल में, पंजाब केसरी जो है पंजाबी में, तो बहुत सारे पेपर्स हैं। वो सब, ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो कहेगा वही माना जाएगा, वॉशिंगटन पोस्ट जो कहेगा वही माना जाएगा। हमारे यहाँ इतने न्यूज चैनल हैं, एक न्यूज चैनल दिखाता है और अगर 4 चैनल उसका अगेंस्ट दिखाएंगे लोग उसको मानेंगे। तो ये स्थिति वहां की है कि वहां पर जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को, CNN को धमकी डायरेक्ट दिया, उन्होंने धमकी दिया है। अभी आपका यूएस सिराज हेल्ड जो है उसके बारे में आया कि उसकी जांच चल रही है, इंटरनल उसके साथ साजिश हुई है। जो लोग नहीं आना चाह रहे थे, जंग में नहीं रहना चाह रहे थे, उन्हीं लोगों ने आग लगवाया है उसमें, क्योंकि गलत है ये गलत है। कोई भी सोल्जर की हिम्मत नहीं है कि वो इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगवा देगा। किसी भी सोल्जर में हिम्मत नहीं। वो जानता है कि अगर हालत खराब हो गई, ये डूबने पे अगर आ गया, तो हम इतने लोग हैं, 5000 लोग जाएंगे कहां? समंदर में कूद के जान दे देंगे अपनी। कोई अपने आप को मारेगा नहीं। और नहीं, टेक्निकल फॉल्ट थी। अच्छा ठीक है, वो उसका वो हो गया, उसको ग्रीस भेज दिया गया। अब्राहम लिंकन कहाँ है? तो पीछे ढकेल दिया गया। इन्होंने देखा अब्राहम लिंकन डैमेज हुआ, हमारा यूएस सिराज होल्ड हमारा डैमेज हुआ, तो अब इन्होंने दूसरे लोगों से एयरक्राफ्ट मांगा, इजराइल से नहीं मांगा, नेतन्याहू से नहीं कहा अपना लेकर के आओ, क्योंकि इजराइल अपने सोल्जर्स, अपने सामान को सेफ रखना चाह रहा है। वो आने वाले भविष्य की चीजों को देख रहा है कि अगर अमेरिका में रद्द-बदल होता है और हर चीज कांग्रेस से प्रस्ताव पास होकर के आएगी और हमारी नहीं चल पाई, ये दबी रह जाएंगी, इम्पीचमेंट हो जाएगा, तो मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। हम देखते हैं एयर ट्रैकर खोल करके सऊदी अरब के ऊपर, हुर्मुज के पास ऊपर जो आपके जेट रहते हैं, फाइटर जेट, रिफ्यूलर प्लेन, 3 4 5 घूमा करते हैं, रेगुलर घूमा करते हैं। सब पे लिख के आता है यूएस एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स। इजराइल का नहीं दिख रहा हमको, तो वो अपना नहीं यूज करेगा, वो उसी का यूज करेगा कि कल को पता नहीं मेरा सपोर्ट हो ना हो, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तो ये शातिर दिमागी, जब पेंटागन ने कहा ठीक है फुट ऑन ग्राउंड हम करते हैं, आधे हमारे लोग रहेंगे, आधे आपके रहेंगे, आईडीएफ के लोग, पीछे हट गया, क्योंकि उसको पता है कि अगर 25-30 डेड बॉडी भी आईडीएफ के लोगों की आ गई तो लोग जॉब छोड़ के भागेंगे। रिजर्विस्ट इजराइल छोड़ के भाग रहे हैं, तो हम लड़ने के लिए लाएंगे कहां से? अब बंकर के सहारे कब तक रहेंगे? तो वो अपना फ्यूचर सेव कर रहा है। अमेरिका इसके हाथों की कठपुतली है, ये सब जानते हैं। अभी उसने ग्रीनलैंड का नाम नहीं लिया, क्यूबा के लिया है।
अभी आप ग्रीनलैंड का नाम एक बार ले ले, फिर आप देखिए चाइना खुल के सामने आ जाएगा। चाइना खुल के सामने आएगा। सपोर्ट जितना हो सकता है वो बैक से कर रहा है। रशिया खुल के क्यों नहीं आ रहा है? चाइना खुल के क्यों नहीं आ रहा है? वो जानता है कि हम आ जाएंगे तो उधर से नाटो को एंट्री करने का रीजन मिल जाएगा, और ये रीजन नहीं देना चाहते कि हम कोई रीजन तुमको नहीं देंगे कि तुम खुल के आओ। बाकी मिसाइल वगैरह रशिया के पास बहुत है, चाइना के पास बहुत है। ये तो लड़ाई नहीं, चाइना जंग किसे लड़ा है? लाखों में मिसाइल अगर अमेरिका के पास है और ईरान के पास है, तो आपको क्या लगता है चाइना के पास कम होगी? क्योंकि चाइना ने अपने आप को तैयार किया है अमेरिका से लड़ने के लिए। वो जानता है कि वियतनाम का मैटर आएगा तो हमारे सामने चाइना रहेगा, वो अमेरिका रहेगा। हो सकता है अमेरिका के साथ नाटो रहे। इसीलिए चाइना ईरान के थ्रू अमेरिका को भी कमजोर करना चाह रहा है कि अमेरिका भी कमजोर हो, उसके बाद वो वियतनाम में अपना खेल खेले। जी जी मिसाइल उनके पास कितनी भी हो, हमने आपसे कहा था एक बार, याद होगा, हमने आपसे कहा था कि 6 महीने में होते हैं 180 दिन और 250 मिसाइल पर डे, 250 मिसाइल पर डे का प्रोटेक्शन है ईरान का, जो 12 दिन की वॉर हुई थी उसके बाद से। तो उस वक्त नियर अबाउट 45,000 मिसाइल का हम लोगों ने एवरेज निकाला था आज से 2-3 महीने पहले, क्योंकि वहां पर 24 आवर्स काम चल रहा था अलग अलग शेड्यूल में, अब कई जगहों पे काम चल रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ने इतनी बम्बार्ड किया है एक का जखीरा उनका डिस्टर्ब ना हुआ हो, एक का हो गया होगा उनकी फैक्ट्री, मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कमाल ईरान का ये है कि उसकी मिसाइल फैक्ट्री सब अंदर पहाड़ के अंदर है, सब कुछ उसने पहाड़ के अंदर बनाया है। तुम डिस्टर्ब इतना ही कर सकते हो कि उसके मुंह को बंद कर सकते हो बम्बार्ड करके, आप उसके अंदर चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। वो बाद में फिर तैयार कर लेंगे। अली रानी यानी ने साफ साफ कहा है, आज का उनका इंटरव्यू है, जब उनसे पूछा गया कि आपका जो न्यूक्लियर का सब कुछ था क्या हो गया उसका, अब क्या होगा उसका, कहा कि हम जानते हैं कि हमारी कुछ मशीनरी डिस्टर्ब हो गई होंगी, रास्ता बंद हो गया होगा, अभी वो मुद्दा है ही नहीं, अभी मेरा तो वो मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि ये लड़ाई उस मुद्दे पे हो ही नहीं रही, ये लड़ाई उस मुद्दे पे नहीं हो रही है। क्या आज न्यूक्लियर की बात हो रही है? क्या आज मिसाइल प्रोटेक्शन की बात हो रही है? क्या आज रिजीम चेंज की बात हो रही है? आज बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉप ऑर्डर्स खत्म करो, सबको खत्म करो। अगर बिल्कुल आप हिमायती थे तो आप आवाम को क्यों मार रहे हो? बहुत हिमायती आप थे ईरानियन के, जी मुमताज भाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो मैंने कहा था पार्लियामेंट, मैं सॉरी, वो पार्लियामेंट नहीं बल्कि मस्जिद का था और मेरे जहन से बात निकल गई थी। वो मस्जिद थी और वहां पे औरतें जो है, तो बहरहाल ये खबर है, लेकिन ये वाकया पेश आया वहां तुर्की में। तो इस तरह से अब हालात बन रहे हैं। यहाँ पे कहा गया सऊदी के रियाद में लगातार जो है वहां पे धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा जदीद साहब लिखा कतर अजरबैजान पर भी अटैक शुरू हो गए। तो ये सूरत हाल है। आखिर में मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप देखिए, ये सऊदी में यूएस के एसेट्स पर नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। ये जदीद सिंह मुंदेला साहब ने ये दिया। हिजबुल्ला का रॉकेट तिल अवीव के नॉर्थ में गिरा है, तो हिजबुल्ला भी अटैक कर रहा है। और तबरेज आलम सिद्दीकी ने तो यहां तक लिख दिया कि भाई तिल अवीव पर बहुत जल्द कब्जा हो सकता है। तो खैर अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कुछ भी हो सकता है। और अगर इन लोगों को पता चल गया कि वहां पे नेतन्याहू मारा गया है, बेन गवीर मारा गया है, तो बहुत मुमकिन है कि फिर ये लोग सब दांव लगा करके और वो दाखिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है।
कतरी आंतरिक मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर जो है ईरानी मिसाइल से लगी आग को रास लफान में हमारे सिविल डिफेंस डील कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हालात जो है वो कशीदा हो रहे हैं। बहरहाल ये खबर जो है सऊदी स्थित अमेरिकन एयरफोर्स के जेट को ईंधन उपलब्ध कराने वाली रिफाइनरी को ईरानी मिसाइल द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये देखिए यही दरअसल ईरान यही कर रहा है कि कौन से सोर्सेज है, कहां से अमेरिका आ सकता है, कहां से इजराइल आ सकता है, कहां से इजराइल को मदद पहुंच सकती है। तो उस चीज को ईरान मुस्तकिल जो है, पहले ईरान मेरा अपना ये है कि राडार सिस्टम खत्म किया, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया, और अब उन मकामात को कि इनकी नाकेबंदी हो जाए इजराइल की पूरी तरह से, इनके हाथ पांव बंद जाए, ये ईरान जो है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही हिकमत अमली के साथ और एक स्ट्रेटेजी के साथ वार लड़ रहा है ईरान। जी आखिर में क्या कहेंगे अब्दुल बारी साहब? ये यहाँ पे एक और खबर, अमेरिकी अभिनेत्री अन्ना आइन बाइंडर ने कहा है कि ऑस्कर में जेवियर बार्डन द्वारा फ्री फिलिस्तीन का नारा आह्वान सुनकर उन्हें अत्यंत गर्व महसूस हुआ, फक्र महसूस हुआ, ये उन्होंने कहा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज विभिन्न दलों के पार्षदों में एक प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि लंदन सीआईबी उन कंपनियों से अपना निवेश वापस ले जो इजरायली कत्लेआम में शामिल हैं। यहाँ पे देखिए कत्लेआम और रंगभेद में निवेश कर रही हैं। ये उन्होंने हिजबुल्लाह मिसाइल यहाँ पे नेतन्या शहर के ऊपर से गुजर रही है। ये बिल्कुल ताजा खबर यहाँ पे इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि क्या बंकरों और गड्ढों में कुत्ते छिपते हैं, शेर ना किसी से डरता है और ना कहीं छिपता है। तो यहाँ पे अजमल अबरार साहब ने स्पेशल शायद कमेंट किया है, उनका शुक्रिया। कुछ लोगों ने ज्वाइन भी हमें किया है, तो जो लोग ज्यादा से ज्यादा अगर ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं ज्यादा प्रेशराइज करता नहीं हूँ इन सब चीजों पे, वरना तो लोग जो है रमजान में कुछ चैनल वालों ने तो बाकायदा अपना वो सब डाल दिया है कि क्यूआर कोड वगैरह, लेकिन बहरहाल ये सब मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है। तो बहरहाल जी अब्दुल भाई साहब आखिर में क्या कहेंगे? अब दुआ राशिद साहब कर देंगे। जी 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 मुमताज भाई, सूरत हाल वोलेटाइल है, और इसका जो है एक जो है अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो अफसोसनाक पहलू ये है कि एक ही कौम के लोगों ने आपस में, बताइए कि अगर ये ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, ईरान के अंदर इतनी जो है तबाही हुई है, और उसके अलावा जो है अगर रिएक्शन में इन अरब ममालिक के ऊपर हो रहा है, इन लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए और ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो अमरीकी तसल्लुत से इनको आज़ाद करा रहा है। और अब जो है मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है डिबेट शुरू होने वाला है अरब रीजन के अंदर, कि अब वो अमरीका या किसी गैर मुल्की जो है सिक्योरिटी एपरेटस या स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ाने के बजाय अपना एक इंडिजिनस जो है उस तरह की कैपेबिलिटी जो है क्रिएट करें, खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ईरान से ये सबक इन सबको लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, और यही वक्त है। और एक तरह से अब उन्हें खुल करके, और एक पूरा जो है यहाँ के रीजनल कंट्री जितने हैं, ईरान है, तुर्किया, पाकिस्तान वगैरह और ये सब सऊदी वगैरह, इनको अपना एक प्रॉपर अलायंस बनाना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग अब भी अलायंस नहीं बनाएंगे तो फिर ये एक-एक करके ऐसे ही मारे जाते रहेंगे, वीक होंगे, और उसके बाद जो है अमेरिका वगैरह और इनकी जो है एक्सपेंशन की पॉलिसी जारी रहेगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात जो है कई बार जो है कतर के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं हमद जसीम अल-सानी, उन्होंने कई बार बोला है कि अमेरिका वगैरह की कोशिश ही यही है कि वो चाहते ये हैं कि हम लोग आपस में लड़ें, वो अपने हथियार बेचें और हमारी तबाही का तमाशा देखें। तो सूरत हाल ये है, और ये जो है देखिए कि पूरे की पूरी। जी मुमताज भाई। बिल्कुल तो मैं आखिर में राशिद रिजवी साहब से कहूंगा कि इसको जो है दुआ पे इसका इख्तिताम कर दें, क्योंकि बहरहाल
माह रमजान का ये आखिरी अशरा है और इख्तिताम पे है। आज तो चांद नहीं हुआ है सऊदी अरब में, तो इसका मतलब ये साफ है कि हमें एक और अलविदा जुमा मिल गया। एक अलविदा जुमा के तौर पे तो हम लोगों ने एहतियातन नमाज अदा कर ली थी, लेकिन एक और अलविदा, और ये ऐसा माह रमजान का महीना था कि माह रमजान था कि जिसमें 5 हम लोगों को जुमा मिले। तो बहरहाल इसके लिए भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि कम से कम 5 जुमा इसमें पढ़े और सबकी खैर आफियत हो। तो राशिद रिजवी साहब, इसी मुनासबत से आप दुआ भी करा दें। आप मोमिन आदमी हैं। मुमताज भाई देखिए, ये यहूदियों का शर इस्लाम पर कोई आज पहली बार नहीं आया है। ये शर यहूदियों का इस्लाम के साथ आया है। आपको याद होगा कि आज ये इनकार करते हैं कि मोहम्मद का हमारी किताबों में कहीं कोई तस्करा नहीं है। आज तोरा में कहीं नहीं है। इसी तरह क्रिश्चियन भी अब बोलने लगे हैं कि बाइबल में कहीं नहीं है। लेकिन जिस दौर में ये भविष्यवाणी हुई थी कि इस तरीके से ऐसा ऐसा होगा तो एक नबी आएगा, तो जब आसमान के सितारे टूटने लगे, आसमान रोशन हुआ तेज, तो दोनों के खैमों में खलबली मच गई और दोनों ये मानने लग गए कि हमारे कबीले आप चौथी नमाज बताइए कि आपके बाप जी, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुल में यानी हमारी जाति में ये नबी आया है, क्योंकि नाम किसी में नहीं था। तो सब लोगों ने, जो पादरी लोगों ने, इनके भी थे जो उनके भी थे, दोनों घोड़ा दौड़ाए कि रोशनी किस तरफ उठी थी, पता चला मक्का की तरफ उठी। अब मक्के में खलबली मच गई, लोगों को पैसा दिया जाने लगा कि पता करो कि इन दिनों कहाँ कहाँ बच्चा पैदा हुआ है, इस तारीख को, इस डेट को। यहां तक कि जो दूध पिलाने वाली दाई होती थी, उनको भी पैसा दे करके पूछा गया कि उस दिन कहीं कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो उस दिन पूरे मक्के में कोई विलादत किसी की नहीं हुई थी। तो अब ये थोड़े थोड़े निशानियां जब इधर उधर से हमारे नबी की मालूम होने लगी, तो इनका एक ही मौजू था, कत्ल करो, कैसे भी करके मोहम्मद का कत्ल कर दो। मतलब अगर हमारे यहां नहीं हुए तो हम किसी और उसमें नहीं मानेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर यहूदी घराने में पैदा होते, ईसाई घराने में पैदा होते तो ईसाई एक्सेप्ट करते, यहूदी घराने में पैदा होते तो यहूदी एक्सेप्ट करते। जबकि उनकी किताब में लिखा था वो एक मजहब को आगे बढ़ाएगा, इनको लगा हमारे मजहब को आगे बढ़ाएगा। तब इन्होंने, जो मक्के के ठेकेदार थे अबू सुफियान वगैरह, उनके साथ ये मिल गए और बहुत सारी साजिशें की इन्होंने मोहम्मद के खिलाफ। मतलब इस्लाम आने से पहले इनका शर आ गया था, इनकी साजिशें आ गई थी, और वही साजिशें तब से आज तक हैं। क्या यजीद के दरबार में यहूदी और नसारा नहीं बैठते थे? बैठते थे। और भी नाम अभी लेना जरूरी नहीं है कि किससे किसके दरबार में कौन कौन मुशीर था। ये सब सही बुखारी, सही मुस्लिम पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ आ जाएगा। तो मुमताज भाई, जान माल सबकी कीमती होती है। हम लोग जब किसी एक दो घरों में लोगों के साथ कैजुअलिटी होती है कि लगता है कि घर के 3-3 लोग ऐसे थे कि जो नहर में, नदी में डूब के मर गए, या
बदनसीबी से एक कार एक्सीडेंट में पूरे घर के 3 लोग मर गए, तो पूरे का पूरा गांव आके घर पे खड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा गांव अफसोस दिखाता है। और यहां पर आप देखिए कितने जनाजे पे जनाजे उठ रहे हैं, एक साथ 150 तदफीनें हो रही हैं, 150 तदफीनें एक साथ हो रही हैं। कितनी तकलीफ की बात है, वो मंजर क्या मंजर रहता होगा। जहां तक कि हमने यहूदियों की भी तदफीन देखी है, वहां से भी वीडियो आए हैं किस तरीके से औरतें रोती हैं, बच्चियां बाप की जनाजे में लिपट के रो रही हैं, तकलीफ होती है। अब मजहब छोड़ो, आप जज्बात पे आओ, आप फीलिंग पे आओ। एक बाप को लेके एक बेटी की क्या फीलिंग है, एक शौहर को लेकर के एक ज़ौजा की क्या फीलिंग है, एक बेटे को लेकर के एक माँ की क्या जज्बात होते हैं। जब वो जनाजे के तौर पे घर आता है तो कितने लोग उजड़ जाते हैं। नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन इन जालिमों को क्या कहा जाए। अगर ईरान गलत करता तो हम ईरान को गलत बोलते, गलत मानते, बिल्कुल मानते, बिल्कुल ईरान को गलत बोलते हैं हम कि नहीं ईरान ने गलत किया, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस पर हमला हो रहा है, उस पर हमला हुआ पिछले बार भी, बातों बातों में लगा करके जब देखा कि बात बन रही है तो ये शैतान दज्जाल इजराइल ने हमला करवा दिया। फिर इस बार फिर वही उम्मीद की जा रही थी और वही हुआ, हमला हो गया। पिछले बार सीज फायर की बात 12 दिन की बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान मान गया। इस बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है सीज फायर, ईरान नहीं मान रहा है। मतलब तुम हो क्या, जब चाहो थप्पड़ मारो, जब चाहो गाल सहलाओ, ये क्या बात हो गई। और एक मर्तबा अगर कह दिया ईरान ने कि मेरे सामने सुपर पावर सिर्फ एक है और ये सब उसी के सामने झुकेगा, फिर कोई दूसरा सुपर पावर हमारे लिए नहीं है, तो वो ईरान ने साबित करके दिखाया है। हमने तो बहुत सारे मुल्कों को अमेरिका के तलवे चाटते देखा है। आप बताइए, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को उठा लाए, क्या किया वहां की गवर्नमेंट ने, खामोश, सब्र कर लिया। लेकिन जब जब ईरान पर अटैक किया है तब तब 2020-21 के बाद से ईरान बराबर पलटवार कर रहा है। और सुपारी किलर वाला काम इनका तो शुरू से ही था, जब से इनके हाथ से निकल गया था ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने सारे एसेट्स समेटना चाह रहे हैं, वो चाहे क्यूबा का रहा हो, क्यों जो हाल वेनेजुएला का था वही हाल क्यूबा का था। कौन कास्ट्रो थे, क्या नाम था उनका, वो लेफ्टिस्ट थे, मार्क्सवादी थे। उन्होंने देखा कि हमारे एसेट के ऊपर ईरान कब्जा कर रहा है, वो अमेरिका कब्जा कर किए हुए है और एक डमी तानाशाह बैठा हुआ है। वो आर्मी में थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया। अमेरिका के जो भी पार्टनर थे उनको छोड़ के भागना पड़ा वहां से। वही हाल वेनेजुएला में किया, खार में भी वही हाल होने वाला है। खार उनका जो मेन ईरान का रिजीम चेंज करना, न्यूक्लियर सब बहाना है, इनका मेन उद्देश्य खार गए कि वहां से हमको तेल मिलेगा, वहां हमने मशीनें लगाई थी। अरे तो तुम भी किसी की सरकार गिरा के आए थे ना, और कौन सी तुम्हारी वहां की नेशनलिटी थी, कौन सा अमेरिका से उन्होंने उधार जमीन लिया था कि आज कब्जा कर लिया, नहीं वापस कर रहा अमेरिका को। तुम बदमाश हो, गुंडे हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी एयरफोर्स है, तुम्हारे पास सबसे बड़ी सेना है, तुम्हारे पास अपडेटेड वो है, प्लेन है, मिसाइल्स हैं, लड़ने की सामान है आपके पास,
तो आप सोचते हो कि अगर आपसे कोई जीत नहीं सकता तो आप पूरी दुनिया में जिधर चाहो उधर थूको, जिधर चाहो उधर मुतो। तो ये बर्दाश्त बेगैरत लोग कर सकते हैं, गैरतदार नहीं कर सकता। और जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर है उसको भाई हमला करते नहीं, डर रहे हैं। तो मुमताज भाई, हम लोग सबकी यही दुआएं थी कि जंग ना हो। ईरान भी चाहता था जंग ना हो, अरब देश भी चाहते थे जंग ना हो, अमेरिकन भी चाहते थे जंग ना हो। सिर्फ एक आदमी चाहता था जंग हो, वो नेतन्याहू, इजराइल। और अफसोस है हमको, बहुत अफसोस है कि हमारे ही मुल्क के लोगों ने उसको अपना बाप बना के रखा है। और वो इनको चाइनीज लाइटर और पिंक की तरह यूज एंड थ्रो की तरह यूज करके फेंक देगा। अरे वो अपने यहाँ के राष्ट्रपतियों का, अपने यहाँ के लोगों का सगा नहीं है, वो तुम्हारा सगा होगा। अरे जिसका काम है लड़कियां लिटा करके वीडियो बना के ब्लैकमेल करना, सबको अपना काम निकालना, वो तुम्हारा सगा होगा। कल को इनका बस चलेगा तो मोसाद के लोग यहां पर भी शीर्ष नेतृत्व कंपनी में बंदूक लगा देंगे। हमको समझना चाहिए ऐसे लोगों को समर्थन देने से पहले हमको इनका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि जिन्होंने इनको थाली दी उन्होंने उनके हाथ काटे हैं। भारत की आजादी तो हम भूले नहीं, और इजराइल का वजूद हम भूल गए। उसी के आसपास की बात है ना। दो शैतानी मुल्क एक साथ वजूद में आए, पाकिस्तान और इजराइल। स्कूली बच्चों को मरवाना, अस्पतालों में हमला करवाना, दोनों का काम है। आतंक क्रिएट करना दोनों का काम है। तो हमको पता होना चाहिए कि उनको जिसने जमीन दी उसी के तुमने हाथ काटे, आज तुम उनको मार रहे हो। हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास पढ़ करके। तो मुमताज भाई, हम अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। अब यही दुआ करते हैं कि जितना भी नुकसान हो चुका है, अब ऊपर वाला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब न कोई बच्चे के सर से बाप का साया उठे, न कोई बूढ़े माँ बाप अपने जवान बच्चों का जनाजा देखें। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, सबको हिफ्ज़-ओ-अमान यहाँ जयदीप साहब ने दिया। हिब्रू चैनल के बता रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जबकि हिजबुल्लाह 200 से 250 किलोमीटर की दूरी से हमले कर रहा है, मिसाइल से और रॉकेट से। पहली बार यहाँ पे एक और यहाँ पे रमदान कतर एनर्जी इट बाय 4 मिनट बिफोर, 4 मिनट पहले यहाँ पे शेख अमजद साहब ने लिखा है कि 4 मिनट पहले जो सबसे बड़ी उनकी कतर की थी वो हिट हो गई है। तो ये देखिए कि बहुत बड़ा, बहरहाल ये अलमिया है, ईद का मौका है। आप देखिए पाकिस्तान किस पे अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे जो सूरत हाल है जो भी है, लेकिन ईरान भी मजबूर है और वहां पर भी एक खौफ का माहौल है। जो मुस्लिम मुल्क हैं वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सूरत हाल है और ईद जो है वो परसों है। लेकिन बहरहाल तो हम सब दुआ ही करेंगे कि ये जो भी है मतलब जल्द अज जल्द खत्म हो और जो जालिमीन है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, और हमारे अब्दुल वाहिद साहब का भी शुक्रिया, और तमाम जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सारे लोग जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे अब हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की दूरी यहाँ पे लहर जारी कर दी है, तो यहाँ दूसरी लहर जारी कर दी है। लगातार हमले हो रहे हैं। जब हम आपसे लाइव हैं हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल और कोई बड़ी अपडेट होगी तो हम आपको इत्तला देंगे। फिरोज रिजवी साहब का शुक्रिया, उन्होंने
जो बात है कि हिजबुल्लाह ने अशकलान के गैस स्टेशन को निशाना बनाया है, तो हिजबुल्लाह भी जो है अभी शमूना पे भी क्रियात शमूना पे भी अटैक किया है। तो हिजबुल्लाह भी लगातार जो है वो हमले कर रहा है। दुनिया हैरत में है, ट्रंप दहशत में है, ये तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा है। तो मैं तमाम लोगों का राजा सिंह राजपूत साहब भी आ गए थे, वो हर रोज की तरह फिर उन्होंने लिखा कि लाइक करो, शेयर करो। हमेशा वो कहते हैं आप सबकी इतनी मोहब्बत है कि जिसकी वजह से मैं 2 घंटे 5 मिनट हो गए लगातार प्रोग्राम कर पाता हूँ, अपडेट्स देता हूँ, तजिया पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।